हम टॉपिक कर रहे थे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर और पिछली क्लास में हमने ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ड्राइव किया था क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए और वो फंक्शन था ये, यानी साई नॉट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और m ओमेगा ओवर पाई h कट पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर बाय 2h कट। अब इसके बाद हमें हायर स्टेट का वेव फंक्शन भी निकालना है, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। लेकिन उससे पहले हम इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी निकालना सीख लेते हैं कि अगर ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन ये है तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। इफ यू रिकॉल, वन डायमेंशनल बॉक्स में भी हमने यही कुछ किया था। बस फर्क ये था कि यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जबकि वन डायमेंशनल बॉक्स में पोटेंशियल की वैल्यू नहीं थी, यानी 0 के बराबर लिया था और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया था और उसके नतीजे में हमें बहुत सारी स्टेट हासिल हुई थी, यानी ग्राउंड स्टेट का एक वेव फंक्शन मिला था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए वगैरह वगैरह, और उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी हमने निकाली थी और फिर हमने उनको उन फंक्शन को प्लॉट किया था और उसकी प्रोबेबिलिटी को भी प्लॉट किया गया था। बिल्कुल यही काम हम यहाँ भी करना चाह रहे हैं और इस ज़िम्न में ये जो ग्राउंड स्टेट फंक्शन है ये हमने निकाल लिया है, तो चलिए उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी निकालना सीख लें। और उस एनर्जी के लिए हम अगेन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, यानी h को हम अप्लाई कर देंगे इसी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन पर। x इज इक्वल्स टू, इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी E नॉट एंड साई नॉट ऑफ x। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ लैडर ऑपरेटर्स हमने शुरू की क्लासेस में लिखना सीख लिया था, जो कि बराबर होता है h कट ओमेगा a प्लस a माइनस प्लस हाफ and psi naught is equals to E naught into psi naught into x। और मैं इस ब्रैकेट को ओपन करने जा रहा हूँ, यानी psi naught जो है ये दोनों टर्म के साथ लिखा जा सकता है। सो h कट ओमेगा a प्लस a माइनस psi naught ऑफ x, और दूसरी टर्म होगी ये h कट ओमेगा हाफ के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ ये psi naught फंक्शन आ जाएगा। सो h कट ओमेगा हाफ psi naught into x is equals to E naught into psi naught into x। अब अगर फर्स्ट टर्म को आप और से देखें तो यहाँ पर आपके पास ये लोअरिंग ऑपरेटर है और ये अप्लाई हो रहा है psi naught के ऊपर। और लोअरिंग ऑपरेटर के लिए आप जानते हैं कि लोअरिंग ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है तो उस फंक्शन को डी एक्साइट कर देता है, यानी उससे निचली वाली स्टेट में ले जाता है। लेकिन हमने लास्ट क्लास में ये भी देख लिया था कि अगर आप लोअरिंग ऑपरेटर को किसी ग्राउंड स्टेट पर अप्लाई करेंगे तो जाहिर है चूंकि ग्राउंड स्टेट के नीचे कोई स्टेट अवेलेबल नहीं है, सो दिस वुड बी 0। तो अब अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो मैं इस पूरी टर्म को यहाँ से इग्नोर कर रहा हूँ। सो वी लेफ्ट विद h कट ओमेगा, हाफ को शुरू में लिख लीजिए, psi नॉट
into x is equals to E naught into psi naught into x. And if you compare both side, तो psi naught का जो कोफिशिएंट है हाफ h कट ओमेगा और psi naught का जो कोफिशिएंट E naught है, इसको मैं कंपेयर करके यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो E naught है that would be equal to half h cut omega. So this is ground state energy. ये बात जरा सी हैरत अंगेज बात है क्योंकि अमूमी तौर पर क्लासिकल सिस्टम में हमने ये देखा था कि क्लासिकल पार्टिकल जब अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो फिर उसके पास एनर्जी नहीं होती है और इसीलिए वो रेस्ट की सूरत में होता है, जिसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के तहत एक्सप्लेन करते हैं। बट इन क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल ये हम पहले भी देख चुके हैं कि एक ग्राउंड स्टेट में होने के बावजूद उसके पास एनर्जी मौजूद है और जब एनर्जी मौजूद है तो फिर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये क्वांटम पार्टिकल पर अप्लाई नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पर कुछ नोट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इन क्लासिकल मैकेनिक्स ground state energy is 0 when particle is at rest. However, in quantum particle, in quantum mechanics, particle does not follow the Newton's first law and does not come to at rest. Why? Because of such 0 point energy. इस एनर्जी को हम 0 point energy भी कहते हैं. So this is ground state energy is also called 0 point energy. इसे आपने याद रखना है. So as seen before, if we have a ground state function, so that
is the corresponding ground state energy represented by E naught. और ये दोनों हमने अब तक निकाल लिया है. Similarly, if I apply a ladder operator, in fact a raising operator on the ground state that is A plus, तो इसके नतीजे में जो एनर्जी स्टेट है वो इवॉल्व हो जाएगी E naught प्लस H कट ओमेगा. ये भी हम पहले देख चुके हैं. और इसी तरह से मैं अगर एक दफे और अप्लाई कर दूं लैडर ऑपरेटर यानी रेजिंग ऑपरेटर को इसी ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर, सॉरी इनफैक्ट ग्राउंड स्टेट फंक्शन पर, तो फिर ये जो स्टेट है ये E naught प्लस 2 H कट ओमेगा हो जाएगा. इसी चीज को मैं अमूमी तौर पर किताब में इस तरह से भी लिखा जाता है कि A प्लस और पावर 2 E naught of X, so that leads to E naught plus 2 H कट ओमेगा. सो जितनी पावर होगी रेजिंग ऑपरेटर का उतना कोफिशिएंट E naught के साथ ऐड होता चला जाएगा. इसी तरह से अगर मैं n नंबर ऑफ रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई करूं, यानी मैं अगर इसको A प्लस पावर n कर दूं, तो this leads to the total energy E naught टाइम n H कट ओमेगा के बराबर होगा. इसका मतलब ये हुआ कि इसी n स्टेट के लिए जो एनर्जी बनी, एनर्जी of nth state En can be written as E naught plus n H कट ओमेगा. ओके, और अभी हमने इस E naught की वैल्यू ऊपर निकाल लिया है जो कि बराबर है E naught is equals to half H कट ओमेगा. इस लिहाज से किसी nth स्टेट की एनर्जी अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा हाफ H cut omega, which is 0 point energy or the energy of the ground state, plus n H cut omega. और इसको मैं अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं, यानी यहाँ से कॉमन निकाल लिया जाए, तो ये हो जाएगा n plus half H cut omega, where n is corresponds to the number of state, जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं. और ये जो n है वो वेरी होगा फ्रॉम 0, 1, 2, 3 and so on and so forth. If you recall, वन डायमेंशनल बॉक्स में जब हमने n डिफाइन किया था तो वहां पर n की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही थी वो 1 से हो रही थी, 1, 2, 3 and so on and so forth. और 0 क्यों नहीं थी? क्योंकि ये भी हमने देखा था कि जब हम n को 0 लेते हैं तो फिर वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को आप n0 के लिए सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं. तो फंक्शन को तो बहरहाल एग्जिस्ट करना चाहिए. तो इस लिहाज से हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में n को वेरी किया था फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जबकि यहाँ पर हमने देखा है कि n 0 करने के बावजूद भी हमें फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है. यानी n को अगर मैं 0 कर दूं तो जो लीस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो हाफ H कट ओमेगा. दैट इज इफ आई राइट E naught जो कि हाफ
एच कट ओमेगा होगा। इसी तरह से E1 लिखना चाहूँगा, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी लिखना चाहेंगे तो दिस वुड बी 5/2 एच कट ओमेगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसी तरह से आप एन स्टेट के लिए आप लिख सकते हैं, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। Okay, so this is the general equation for the energy state for all available state in the quantum harmonic oscillator. अब नेक्स्ट चीज ये रह गई है कि ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन हमने निकाल लिया था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन कैसे निकाला जा सकता है, तो चलिए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालने के लिए आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जो कि बुक एग्जाम्पल है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2.4। इसमें psi1 निकालने ही के लिए आपसे कहा गया, इनफैक्ट psi1 और psi2 निकालने की बात की गई है। तो चलो सबसे पहले मैं psi1 की तरफ चलता हूँ, और इसके लिए हमें psi नॉट की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी हमने इससे पहले लिख लिया है। क्या है psi नॉट? psi नॉट मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ, which is a ground state wave function of harmonic oscillator m omega divided by pi h cut power 1/4 exponential power minus m omega 2h cut into x square। और उसके बाद इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी हमने निकाल ली है, लेकिन बहरहाल हमें एनर्जी की इक्वेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम निकालना चाहते हैं psi1। देखिए, मैं इस ग्राउंड स्टेट पर अगर एक दफ़ा रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई कर दूं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी psi1 में। ये हम पहले भी देख चुके हैं। यानी मैं इसको लिख रहा हूँ A1, इनफैक्ट A प्लस into psi naught of x. So I hope you understand कि ग्राउंड स्टेट पर एक दफ़ा रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा और उसके नतीजे में आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस ये करना होगा कि यहाँ पर इस रेजिंग ऑपरेटर को लिखना होगा, फंक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करेंगे, एंड फाइनली यू विल गेट द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इज सिंपल। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका एक कोफिशिएंट भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, जिसे मैं लेट्स से एक कह देता हूँ उसे A1, जो कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और हम बाद में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की मदद से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की मदद से इस A1 को निकाल भी सकते हैं। तो चलिए A प्लस की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि बराबर होता है 1/2 m h कट ओमेगा माइनस आयोटा p प्लस m ओमेगा इंटू x, और साई नॉट की जगह पर ये जो पहले हमने ये वेव फंक्शन निकाला हुआ है, मैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ।
m omega pi h cut 1/4 exponential minus m omega 2h cut into x स्क्वायर। यहाँ पर ये जो p ऑपरेटर है इसके मुतालिक आप जानते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा h कट पार्शियल ओवर, इनफैक्ट यहाँ पर आप चूंकि x ही इन्वॉल्व है, y z तो नहीं है, तो फिर आप इसकी जगह पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिख सकते हैं d ओवर dx। तो इसको जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप एक -1 लिख देंगे, और ये सारा कांस्टेंट और ये सारा कांस्टेंट मैं इसे बाहर लिख रहा हूँ। सो a1 1/2 m h कट ओमेगा m ओमेगा pi h कट पावर 1/4 एंड ये हो जाएगा माइनस h कट d ओवर dx, और इस एक्सपोनेंशियल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस m ओमेगा और 2h कट into x square plus m omega x into exponential minus m omega 2h cut x square। ओके, सो एक दफा आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए फर्स्ट टर्म के लिए, तो ये हो जाएगा, ये सारा कांस्टेंट मैं यहाँ पर दोबारा नहीं लिख रहा। सो माइनस एच कट, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इनफैक्ट फर्स्ट यू नीड टू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय द होल कांस्टेंट टर्म। तो माइनस, एक माइनस पहले से है, ये तो मैं प्लस कर दूं इसको, and this would be 2 time m omega two h cut into x and exponential power minus omega 2 h cut x square plus m omega x and exponential power minus omega or 2h cut into x square। So 2h cut से 2h cut कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर m ओमेगा x टाइम एक्सपोनेंशियल होल आर्गुमेंट, m omega x time exponential whole argument. So this would be twice of this term. तो इससे आप लिख देंगे a1 2 m h cut omega m omega pi h cut 1/4, and this would be twice of m omega time
x into minus m omega 2 h cut into x स्क्वायर। अच्छा, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी अगर आप इस टर्म को जरा गौर से देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं a1 टू m h कट ओमेगा m ओमेगा पाई h कट पावर 1/2। मैं लिख सकता हूं 2 m ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर रूट टाइम x एक्सपोनेंशियल पावर माइनस m ओमेगा 2 h कट x स्क्वायर। और ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि यहाँ से 2 m ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए कैंसिल इसको। सो एक दफा कैंसिल हो जाएगा और उसके नतीजे में आपके पास a1 2 m ओमेगा टाइम 1/4 टाइम x एक्सपोनेंशियल पावर m ओमेगा 2 h कट x स्क्वायर। सो ये एक सूरत बनी है हमारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। लेकिन यहाँ पर ये हमने h कट भी यहाँ पर हमने हटा दिया, जो कि यहाँ पे h कट आना चाहिए। सो इनफैक्ट ये इसके नीचे मुझे h कट की वैल्यू भी लिखना चाहिए और ये इसका स्क्वायर रूट जो है ये नीचे तक आएगा। So our final wave function of first excited state would be, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा, उसके लिए आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चूंकि एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स स्क्वायर ये तो इवन फंक्शन है, जो कि हमारे ग्राउंड स्टेट फंक्शन में भी ये इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे ये एक ऑड फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है। तो इस ऑड फंक्शन की वजह से ये सारे का सारा फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। दिस इज ऑड फंक्शन। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम अभी निकाल लेते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर ये कोई नंबर आएगा, तो इसके निकालने के बाद इसकी फंक्शन के ऑड होने में या इवन होने में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सो इनफैक्ट जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये ऑड फंक्शन है। हाउएवर our ground state psi नॉट, जहां पे ये x नहीं था, सिर्फ एक्सपोनेंशियल की ये वाली पावर थी और बाकी कुछ कांस्टेंट थे। सो इज इवन फंक्शन। इसी तरह से आप psi 2 भी निकाल सकते हैं। बस ये करना होगा कि इस psi 1 पर एक दफा रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और उसके नतीजे में psi 2 हासिल हो जाएगा। और बिल्कुल तकरीबन यही स्टेप्स करने पड़ेंगे जो अभी मैंने आपके सामने किया है, तो वो भी करते हैं। लेकिन चलें सबसे पहले हम इस a1 को भी निकाल लेते हैं।
लिहाजा ताकि हमारे पास एक कंप्लीट वेव फंक्शन बन जाए. So in order to find A1, we need to use normalization condition. और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के बारे में आप जानते हैं कि आप इस की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका स्क्वायर लेते हैं और उसके बाद आप इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम -∞ टू +∞ इंटू dx और उसका आंसर आता है 1 के बराबर. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट A1 और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना होगा जो पहले हमने एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल इस्तेमाल किया था. तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. आप इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका रिजल्ट मैं आपके लिए लिख देता हूँ और ये आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसे अटेम्प्ट करें. सो A1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे वो आपके पास इस केस में 1 के बराबर आ जाएगा. लेकिन इसे करना ज़रूर है. इस करने के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. लिहाजा अब अगर ये 1 के बराबर है तो psi1 इनफैक्ट हमारे पास कंप्लीट psi1 आ जाएगा. Thus our first excited state is psi1 of x would be m omega pi h cut 1/4 and 2 m omega or h cut half x into exponential power m omega 2 h cut into x square. But keep in mind this is odd function. और इसकी जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकलेगी वो आप इस जनरल इक्वेशन से निकाल सकते हैं जो कि अभी इससे पहले हमने यहाँ पर आपके सामने लिखा था. यहाँ पर n 1 होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए. सो दिस विल बी 3/2 h का 2 मेगा. इसी तरह से अगर आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए फंक्शन निकालना है जो कि आपकी इस बुक में एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम नंबर 2.10 और इसमें आपसे psi2 of x निकालने के लिए कहा गया है. तो ये भी मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लिख देता हूँ. यानी मिसाल के तौर पर psi2 अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा. a प्लस 2 दफ़ा रेजिंग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे. कहाँ पर? ग्राउंड स्टेट पर. इनफैक्ट अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे psi1 तो फिर आपको एक ही दफ़ा रेजिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करना होगा. लेकिन बहरहाल आप ये काम भी कर सकते हैं. a2 a प्लस into psi1 of
x। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जिसे आपने खुद ही करना है, या आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, दिस वुड बी 1/√2 m omega (1/4) 2m omega h cut x square minus 1 exponential power minus m omega over 2h cut x square। यहाँ पर आप पहले a plus psi1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर उसको नॉर्मलाइज करके a2 निकालेंगे, देन यू विल हैव कंप्लीट wave function for second excited state। And similarly इसकी corresponding energy लिखना तो बहुत ही आसान है, जो कि n plus half से निकालेंगे, n2 रखेंगे, तो this would be 5/2 h cut omega। और यहाँ पे जरा और करें तो ये जो वेव फंक्शन निकला है ये इवन फंक्शन निकला है, बिकॉज हियर इज एक्स स्क्वायर, ये इवन है, ये भी इवन है, और जब आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इवन होगा। सो दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। मैं ऑड और इवन पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि आपको अगर वन डायमेंशन बॉक्स में याद हो तो वहां पर भी कुछ यही सिलसिला था कि एक स्टेट का फंक्शन इवन था, दूसरे का ऑड, उसी तरह से इवन ऑड फंक्शन अल्टरनेटिवली इवॉल्व हो रहा था। तो बिल्कुल यही सूरत यहाँ पर भी है। यानी अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊं तो हमारे केस में जो हमने साई नॉट निकाला वो इवन फंक्शन है, और जो साई 1 निकला है अभी हमने ऊपर किया है, so this is odd function। और psi 2 इनफैक्ट आप ही निकालेंगे इसे, और अभी हमने देखा ये ऊपर लिखा हुआ भी है, अगेन दिस इज इवन फंक्शन। इसी तरह से अब psi 3, जो कि बहरहाल आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों के लिए काफी काम शायद मैं दे चुका हूं। सो psi 3 जो है ये ऑड फंक्शन होगा। किताब में फंक्शन की पूरी लिस्ट दी हुई है। तो ये इस तरह से अगर फंक्शन अपने आप को अल्टरनेटिवली इवॉल्व कर रहा हो, तो उस सूरत में अगर जब आप इसका इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं वहां पर भी हमने किया था, यानी इनर प्रोडक्ट का मतलब है कि आप इसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई नॉट को साई 1 के साथ, तो इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। इसी तरह से डिफरेंट इंडिसेस कोई भी आप ले लें, फॉर एग्जांपल साई 1 कंजुगेट का आप साई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, सो अगेन दिस वुड बी 0। क्यों? इसलिए कि आप ये जानते हैं कि ये जो इवन ऑड होने की वजह से ये जो फंक्शंस हैं ये एक दूसरों पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द इंडिपेंडेंट फंक्शन, और इंडिपेंडेंट फंक्शन होने की वजह से
इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है ये 0 के बराबर होगा। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह से आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है। और लेकिन वहाँ पर 0 करने की वजह ये होती है कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मिसाल के तौर पर I यूनिट वेक्टर और J यूनिट वेक्टर के दरमियान एंगल चूँकि 90 डिग्री है, तो cos 90 जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है। तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आइगन स्टेट के दरमियान एंगल को निकालना इतना सिंपल नहीं है। तो एंगल की डेफिनेशन के बजाय आप इंडिपेंडेंट फंक्शन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगर फंक्शंस इंडिपेंडेंट हैं तो उस सूरत में भी जब आप डिफरेंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास उसका आंसर 0 के बराबर आएगा। और अगर किसी 2 फंक्शन सेम फंक्शन का अगर आप इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी मिसाल के तौर पर आप कैलकुलेट करते हैं psi1 कंजुगेट अलोंग विद psi1 कंजुगेट, तो इसको 1 के बराबर आना चाहिए। तो ऊपर वाली दोनों एग्जांपल्स को हम कहते हैं दिस इज द ऑर्थोगोनल कंडीशंस, और जो थर्ड एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश ये करेंगे कि इन वेव फंक्शंस और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एनर्जीज हैं उनको हम प्लॉट करके देखें। ना सिर्फ फंक्शन को प्लॉट किया जाए बल्कि उसकी प्रोबेबिलिटी को भी प्लॉट किया जाए, और हम ये देखना चाहेंगे कि इसके पोटेंशियल में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी किस स्टेट में किस तरह की हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मैंने आज शायद कुछ ज़्यादा काम दे दिया है, लेकिन होपफुली आपके पास अभी वक्त है 3-4 रोज़। आप तमाम स्टूडेंट के लिए मेरी एडवाइस है कि जो काम मैंने इसमें आपको दिया है आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करें, ताकि आपके सीखने का अमल अच्छी तरह से चलता रहे। थैंक यू।